Good evening. Hope your weekend is going well. Welcome to a new episode of Investing Fool where we talk about DIY momentum investing. और ये वाला एपिसोड थोड़ा डिफरेंट होने वाला है. यूजुअली हम पोर्टफोलियोज़ की बात करते हैं कि पोर्टफोलियो ने कैसा परफॉर्म किया, हु इज़ एंटरिंग, हु इज़ एग्जिटिंग, कॉन्स्टिट्यूएंट्स चेंज हो रहे हैं and all that, right? So today it's going to be a little bit different. It's going to be a little bit in depth, research driven. एंड हम कुछ फंडामेंटल्स के बारे में बात करेंगे मोमेंटम इन्वेस्टिंग की, स्पेसिफिकली हाउ योर स्टॉक सिलेक्शन यूनिवर्स एंड द नंबर ऑफ होल्डिंग्स इन योर पोर्टफोलियो अफेक्ट योर रिटर्न्स एंड रिस्क. क्योंकि रिटर्न्स और रिस्क हमेशा साथ साथ जाते हैं, तो रिटर्न्स की बात कोई नहीं कर सकता विदाउट इन्वॉल्विंग रिस्क, राइट? So I have done actually a lot of research on this. So if you like this content, please like this video. If you haven't subscribed to this channel, subscribe भी करो. और लाइक तो यार दबा देना. मैंने काफ़ी मेहनत किया है टू ब्रिंग आउट दिस डेटा. इट्स एक्चुअली बेस्ड ऑन अ रिसर्च पेपर, बट आई हैव ट्राइड टू डिस्टिल एज मच इन्फॉर्मेशन एज आई कैन. और उनको जितना सिंपल तरीके से मतलब हम बस देख सकते हैं, क्योंकि हमको पूरा अभी मैथमेटिक्स में घुसना नहीं है. वी जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि ठीक है, कंक्लूजन क्या है, हाउ कैन वी अप्लाई इट, राइट? तो हम अप्लाई करने के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, क्योंकि all of us are momentum investors. I hope like many of us are actually practicing momentum strategies. So we will look into how we can apply the conclusions from this study into our own investment. तो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, द यूजुअल रिकमेंडेशन कि फाइनेंशियल एडवाइस कुछ भी नहीं है. अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें और अपना पैसा देख सुन के लगाएं, राइट? दिस इज जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट. बट हैविंग सेड दैट, लेट्स बिगिन. और स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि थोड़ा लंबा भी हो सकता है, इफ़ यू आर नॉट अ लिटिल बिट एकेडमिकली इंक्लाइन, तो थोड़ा बोरिंग भी लग सकता है. सो चाय कॉफ़ी अगर कुछ भी लेना है तुमको तो लेके आ जाओ एंड लेट्स स्टार्ट. Okay, so when we talk about momentum investing, or let's say creating a momentum strategy, right? तो पहले इन माय मोमेंटम स्ट्रैटेजी वीडियो आल्सो यू वुड हैव सीन कि बहुत सारी चीज़ें हम पहले लेते हैं कि अच्छा यूनिवर्स ये रहेगा, अच्छा नंबर ऑफ स्टॉक्स इतने रहेंगे, अच्छा साइजिंग ऐसी रहेगी, वेट्स ऐसे रहेंगे, राइट? सो ये सब चीज़ें हम डिसाइड कैसे करते हैं. एंड क्योंकि कोई भी मोमेंटम इन्वेस्टर होगा उसके दिमाग में ये चीज़ आएगी वाइल क्रिएटिंग अ स्ट्रैटेजी कि मैं स्टॉक सिलेक्शन यूनिवर्स जो है वो मैं निफ्टी 50 लूँ, या NSE 200 लूँ, या 500 लूँ, 750 लूँ, मतलब एवरी स्टॉक इंक्लूडेड इन NSE वो लूँ, राइट? सो देयर कैन बी सम कंफ्यूजन देयर. वहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है. दूसरा है कि स्टॉक में हमको 20 स्टॉक्स लेने हैं, सॉरी पोर्टफोलियो में 20 स्टॉक्स लेने हैं, 30 स्टॉक्स लेने हैं, 50 स्टॉक्स लेने हैं, 100 स्टॉक्स लेने हैं. हाउ डू वी नो दैट, राइट? हम एक तो, और मैंने भी ऐसा किया है प्रीवियसली, हम कुछ भी देखते हैं ऐसा कि ठीक है भाई ये यूनिवर्स उठा लो, और कहीं से हम पढ़ते हैं कि 20 से 30 स्टॉक रखने चाहिए, तो हम उसी हिसाब से ले लेते हैं. इवन द नंबर ऑफ होल्डिंग्स इन माय पोर्टफोलियो, इवन दिस पोर्टफोलियो वाज एम्पिरिकली चूजन. इसके पीछे मैंने कोई बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल रिसर्च नहीं की है कि 20 स्टॉक्स ही रखने चाहिए, राइट, या 25 रखने चाहिए, या 30 रखने चाहिए. मैंने वो रिसर्च नहीं किया है. बट दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज हेल्पफुल बिकॉज ये एक थियोरेटिकल बैकिंग देता है वट एवर वी आर डूइंग. तो हम जो भी चीज़ कर रहे हैं, अगर वो चीज़ डेटा से बैक्ड होना, तो मतलब तुमको भी कन्विक्शन आता है कि ओके दिस रेजोनेट्स वेल विथ व्हाट हैज़ बिन हिस्टोरिकली सीन, राइट? तो उस हिसाब से हम देखने की कोशिश करेंगे. और जैसे कि मैंने बताया कि दो चीज़ें मतलब हमारे रिटर्न्स और रिस्क को कैसे इम्पैक्ट करती है वो हम देखने वाले हैं. जो फर्स्ट चीज़ है वो है साइज ऑफ स्टॉक सिलेक्शन यूनिवर्स. तुम एक यूनिवर्स से हमेशा स्टॉक्स की रैंकिंग निकालते हो, राइट? तुम 500 स्टॉक्स ले लेते हो या 200 स्टॉक्स ले लेते हो, और वहां से यू ट्राई टू रैंक ऑल द 200 स्टॉक्स, ऑल द 500 स्टॉक्स, ऑल द 750 स्टॉक्स इन सम ऑर्डर बेस्ड ऑन सम इंडिकेटर दैट यू हैव, राइट? वो प्राइस चेंज हो सकता है, वो शार्प रिटर्न हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट? बट तो वहां पे क्वेश्चन आता है कि तुम कितना बड़ा यूनिवर्स लोगे. तो दैट इज द फर्स्ट थिंग. और ये चीज अफेक्ट करती है हमारे रिटर्न्स को भी, हमारे रिस्क को भी, हमारे ड्रॉडाउन्स को भी, सारी चीज़ों को इफेक्ट करते हैं कि तुम कौन सा यूनिवर्स सिलेक्ट कर रहे हो अपने मोमेंटम स्ट्रैटेजी के लिए.
दूसरी बात यह है कि पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स रहेंगे, मतलब 20 स्टॉक लेने हैं, 30 स्टॉक लेने हैं, 50 लेने हैं, 100 लेने हैं, ठीक है। Before we move forward, and let me first introduce the research paper, right? So this is an excellent research paper authored by Rajan Raju. ये पिछले साल का रिसर्च पेपर है और ये लिंक भी डिस्क्रिप्शन में रहेगा, तो तुम वहाँ जाके पूरा मतलब पूरा रिसर्च पेपर इन डेप्थ पढ़ सकते हो, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, राइट। सो वो डोंट थिंक अबाउट दैट, वो तो मतलब मैंने डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, सो यू कैन डाउनलोड इट एंड यू कैन रीड इट एट योर ओन पेस, एट योर ओन लाइक इन अ रिलैक्स स्टेट, राइट। सो अभी हम जो है पेपर की मेन जो पेपर में क्या हुआ है एंड व्हाट आर द फाइंडिंग्स, हम उस पर फोकस करेंगे, ओके। Before we move forward with this research paper, just a few caveats which should be said कि because हर चीज़ का जैसे बोलता है ना टर्म्स एंड कंडीशंस होता है, तो टर्म्स एंड कंडीशन किसी भी लाइक मैथमेटिकल रिसर्च मॉडल में, क्योंकि सब कुछ मॉडलिंग ही है, राइट, एंड मॉडलिंग ऑलवेज डजंट कंफर्म टू रियलिटीज इवन दो इट टेक्स बेस इन पास्ट हिस्टोरिकल डेटा, इट डजंट ऑलवेज कंफर्म कि क्या हो सकता है, राइट। So in that sense, a few caveats are that this is a relatively shorter data. So compared to a market like US जो कि बहुत ज़्यादा mature है, वहाँ पे 200 साल का डेटा मिल जाएगा जो भी, यहाँ पे हमको उतना स्ट्रॉन्ग डेटा एंड क्लीन डेटा, राइट, डेटा का क्लीन होना बहुत ज़रूरी होता है, सो वी डू नॉट गेट दैट इजीली। सो दिस पेपर हैज़ कंसिडर्ड इंडियन एक्विटी मार्केट डेटा, सारा डेटा इंडिया का है, फ्रॉम 2004 टू 2023, ठीक है। तो ये 19-20 साल का डेटा हो गया और इस 19-20 साल के डेटा पे ये सारी फाइंडिंग्स हैं। अब तो इसमें एक होता है कि सैंपल बायस हो सकती है, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ 2004 से 2023 तक हुई हो वो 2023 से भी 2043 तक हो, राइट। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, मतलब इट्स नॉट गिवन दैट दैट वुड हैपन, बट बिकॉज हमने 19-20 साल का डेटा ले लिया है, राइट, तो वी कैन से दैट वी आर रीजनेबली कवर्ड डिफरेंट मार्केट साइकिल्स, क्योंकि इसमें 2008 का क्रैश भी हुआ, इसमें 2011-12 में आई थिंक मार्केट समवेयर देयर अबाउट्स वर गोइंग साइडवेज ऑल्सो, वो भी हुआ। फिर आई थिंक 16-17 में मिड कैप में बहुत ज़्यादा रैली आई थी, वो हुआ। कोविड हो गया बीच में, कोविड के बाद फिर से क्वांटिटेटिव ईजिंग हुई, लिक्विडिटी ज़्यादा आई, मार्केट ऊपर गया, फिर इंटरेस्ट रेट बढ़े, इंटरेस्ट रेट घटे, एवरीथिंग, ऑल दोज थिंग्स हैव प्लेड आउट इन दीज लाइक 19-20 years, एंड फॉर मेनी ऑफ अस लाइक मी this is the majority of like of what we have seen in the stock market, majority of our lives in fact, right. So that is one thing कि sample bias हो सकता है, that is always a risk because of the shorter time period of the data. The next thing is the momentum indicator which is used in this study. तो हर जैसे मैंने बताया कि कोई भी आप मोमेंटम इंडिकेटर लेके उसके हिसाब से रैंक कर सकते हो, राइट। तो इसमें बीइंग अ रिसर्च पेपर, इसमें जो मोमेंटम इंडिकेटर लिया गया है वो वही मोमेंटम इंडिकेटर है जो मोमेंटम इन्वेस्टिंग का तुम कोई भी पेपर उठा के देख लो, राइट। यूजुअली दे वुड गो विथ वन सिंगल मोमेंटम इंडिकेटर which is 12 month minus last month ROC, सिंपल रेट ऑफ चेंज लास्ट एक साल में। रीसेंसी बायस को हटाने के लिए जो महीना गया हुआ है उसको हटा के जो बाकी एक साल का डेटा है उसमें रेट ऑफ चेंज कितना आया है एसेट के प्राइस में, राइट, वो देखना होता है, दैट गिव्स यू द मोमेंटम इंडिकेटर व्हिच इज वाइडली यूज्ड इन ऑल द एकेडमिक जर्नल्स। तो ये सो दिस इज इन लाइन विद व्हाटएवर इज यूज्ड इन द एकेडमिक वर्ल्ड, एंड ये भी है कि हम कोई भी तुम मोमेंटम इंडिकेटर ले लो, अगर तुम 3 महीने, यूजुअली 3 महीने से 12 महीने के अंदर का डेटा देखा जाता है एज अ लुक बैक पीरियड, राइट। सो regardless whether you take an ROC or regardless whether you take a sharp return or something, there are minor nuances and differences here and there, but mota moti they would converge to a similar risk return profile, okay. The third caveat is that कि ये research paper doesn't account for taxes and transaction costs। तो ये सारा तो होता रहता है, तुम्हारे रीबैलेंसिंग के टाइम पे हमेशा कुछ कॉस्ट लगेगा, तुम्हारे टैक्सेस लगेगा, so those will have a huge dent in the returns over the long term, पर इसमें उसको अकाउंट नहीं किया गया, राइट, तो वो तुमको खुद को देखना पड़ेगा। सो
द लास्ट थिंग इज दैट पोर्टफोलियो वेटेजेस, जैसे हम पोजीशन साइजिंग बोलते हैं, वो मतलब जो वेट हम असाइन करते हैं किसी भी स्टॉक को पोर्टफोलियो में, जैसे हमारे स्टॉक्स में जो भी हमको फॉलो कर रहे हैं इन दिस चैनल, दे वुड नो कि 20 लाख का पोर्टफोलियो है और 20 स्टॉक्स हैं, तो हर स्टॉक में 1 लाख, हर स्टॉक में 5%, राइट। 20 स्टॉक्स जब होते हैं और टोटल तुम्हारा 100%, तो हर स्टॉक में 5% आ जाएगा, राइट। तो दिस इज कॉल्ड एन इक्विवेट वे ऑफ एलोकेटिंग द वेट्स, राइट, और गोइंग अबाउट द पोजीशन साइजिंग। दूसरा होता है मार्केट कैप वेटेड। सो जैसे हम अभी जब बोलते हैं कि निफ्टी में रिलायंस और एचडीएफसी मिलके ही सब 20% हो गया और व्हाटएवर, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। तो ऐसा क्यों होता है कि ऑल दोज, अगर मैं निफ्टी 50 को एक पोर्टफोलियो मानूं, तो वो होता है मार्केट कैप एलोकेटेड, वो इक्विवेट नहीं होता, राइट। ओएनजीसी का उतना वेट नहीं है जितना अपना इसका है, टीसीएस का है, राइट। रिलायंस का उतना वेट नहीं है जितना किसी और का है, कोल इंडिया का लेट से ले लो, राइट। सो ऑल दीज स्टॉक्स आर नॉट इक्विवेटेड, बट हमारे पोर्टफोलियो में जो हम फॉलो करते हैं इस चैनल पे, एवरी स्टॉक इज इक्विवेटेड। जब वो आते हैं सबको 5% ही मिलता है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, एंड देन बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस कोई 5 से 7% तक भी जाता है, जैसे आईआरएफसी, और कोई 3% में भी अंडर परफॉर्म करके निकल जाता है, राइट। सो हियर दिस रिसर्च पेपर एक्चुअली टॉक्स बोथ केसेस, इसने दोनों केसेस को कंसिडर की है, इक्विवेट भी है, मार्केट कैप वेटेड भी है, पर हम इस वीडियो में सिर्फ इक्विवेट की बात करेंगे बिकॉज दैट इज द थिंग दैट कंसर्न्स अस, ओके। और वैसे परफॉर्मेंस इसका बेटर ही है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फैक्टर, इंपैक्ट ऑफ द स्टॉक सिलेक्शन यूनिवर्स। स्टॉक सिलेक्शन यूनिवर्स में इस पेपर ने बहुत सारे यूनिवर्सेस को एनालाइज किया है। इसमें से कुछ स्टैंडर्ड हैं, कुछ नॉन स्टैंडर्ड हैं, ठीक है। तो रैंकिंग के हिसाब से जाते हैं, जैसे फर्स्ट 200 उठा लिए, फर्स्ट 200 स्टॉक्स तुम्हारा हो गया जो एनएससी 200 हो गया, फर्स्ट 325, फर्स्ट 500 इज द एनएससी 500, देन फर्स्ट 625, first 750, this would be the NSE 750, and then mid small cap 400, this is मतलब NSE 500 लिया तुमने और पहले जो 100 लार्ज कैप्स थे उनको हटा दिए, तो 100 फर्स्ट रैंक से 500 रैंक तक जो है वो है MSE 400। बट इसमें हम मतलब मैं पर्सनली अगर देखूं तो आई एम मोर कंसर्न्ड अबाउट कि 500 एंड 750 हाउ डू दे परफॉर्म टुगेदर, एंड प्रॉब्ली अ लिटिल बिट ऑफ 200 ऑल्सो। So, but these were the universes which this research paper analyzed, और एनालाइज करने के बाद जो मतलब कंक्लूजन आया वो ये था कि द एवरेज कैगर ऑफ अ पोर्टफोलियो विल इंक्रीज विथ द इंक्रीजिंग साइज ऑफ स्टॉक सिलेक्शन यूनिवर्स। तो जैसे जैसे तुम्हारा स्टॉक सिलेक्शन यूनिवर्स जो है वो बड़ा होता जाता है, तो योर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हायर CAGR, हायर कैगर इंक्रीजेस, राइट। तुम्हारा रिटर्न्स ज्यादा आने का प्रोबेबिलिटी बढ़ता जाता है जैसे तुम अपना स्टॉक सिलेक्शन यूनिवर्स बड़ा करते जाते हो। मतलब सिंपल सी बात है, NSE 200 का एवरेज कैगर वुड बी लोअर और हैज अ हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग लोअर देन NSE 750 का कैगर। पर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात देखने की है वो ये है कि ड्रॉडाउन ऑल्सो इंक्रीजेस सिग्निफिकेंटली, ठीक है। और ये दिमाग में बिल्कुल बसा लो, रिटर्न और रिस्क में हमेशा ट्रेड ऑफ होता है। तुम ऐसा कभी भी नहीं बोल सकते कि हाँ, मतलब फिर तो 200 का यूनिवर्स कोई लेगा ही नहीं, राइट। सब 750 में घुस जाएंगे, सब NSE ऑल स्टॉक्स में घुस जाएंगे कि भाई हाँ स्टॉक सिलेक्शन यूनिवर्स बढ़ा देते हैं और रिटर्न पूरा माला माल आएगा, राइट। रिटर्न माला माल आएगा, उसके साथ रिस्क भी माला माल आता है। तो ऐसा कैसे होता है? लेट्स लुक एट दिस वंडरफुल टेबल, ओके। तो इस टेबल में तुमको दिख रहा है ये सारे जो हैं ऊपर के, ये यूनिवर्सेस हैं, द वंस वी टॉक्ड अबाउट जस्ट अ मिनट बैक। इसमें इफ यू लुक एट द डिफरेंस फ्रॉम दिस साइड, इफ यू लुक एट द मीन एनुअल रिटर्न, राइट। सो लेट्स से दिस इज द मीन एनुअल रिटर्न फॉर एवरी यूनिवर्स, राइट। एंड दिस इज बेस्ड ऑन वो जो 20 साल का डेटा मैंने बोला ना, इट हैज लाइक एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन दैट ओनली, ओके। सो यहाँ पे इफ यू स्टार्ट विथ समथिंग लाइक NSE 200, इसका मीन एनुअल रिटर्न है 24%, राइट। जबकि तुम मिड स्मॉल कैप 400 में जाते हो तो वहां पे आ जाता है 34%, 750 में 35% है, राइट।
सो हाउ इज दिस हैपनिंग? दिस इज हैपनिंग बिकॉज जैसे जैसे हमारा यूनिवर्स बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टॉक्स इज इंक्रीजिंग, द यूनिवर्स इज गेटिंग बिगर एंड बिगर, सो द रिटर्न इज ऑल्सो गेटिंग बिगर एंड बिगर, राइट? और इफ वी कंपेयर जस्ट 500 एंड 750, मतलब अगर मेरे को बस डिसाइड करना है कि मैं 500 स्टॉक्स का यूनिवर्स लूं या 750 का लूं, क्योंकि 750 में काफी स्मॉल कैप्स भी आएंगे, तो हमारा थिंकिंग ये होगा कि रिटर्न बहुत ज्यादा होगा एंड ऑल दैट, दैट इज वेरी गुड, राइट? तो यहां हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन में 500 इज लोअर देन 750, विच इज काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड। रिटर्न्स में भी 500 is lower than 750 by a little less than 2 percentage point। तो यहां पे 2%, ऑलमोस्ट 2% का डिफरेंस आ रहा है अगर मैं 500 लूं वर्सेस 750 लूं। पर अगर हम सबसे नीचे वाला जो एट्रीब्यूट है वहां पे जाते हैं, तो हम देखते हैं कि 500 का जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन है दैट इज ओनली 33%, बट 750 का जो ड्रॉडाउन है दैट इज 45%, राइट? दैट्स अ ह्यूज चंक ऑफ डिफरेंस। अगर तुम कंपेयर करो, रिटर्न ठीक है, तुमको रिटर्न 2% ज्यादा मिल रहा है, एंड रिटर्न ऐसा नहीं कि एक बार मिल रहा है, ये ड्रॉडाउन शायद एक बार हो, राइट? पर रिटर्न दिस इज मीन एनुअल रिटर्न, तो ये हर साल उतना मिलेगा। सो ओवर समथिंग लाइक 15 ईयर्स और 20 ईयर्स 2% डिफरेंशियल इज अ लॉट इन स्टॉक मार्केट, बहुत ज्यादा डिफरेंस है 2%। पर रिस्क का भी डिफरेंस देखो, कोई ऊपर से नीचे से 33% गिर रहा है और कोई ऊपर से नीचे 45%। 45 मतलब 50 ही मान लो, मतलब आधा तुम्हारा 1 करोड़ का पोर्टफोलियो सीधा आ गया 50 लाख पे, राइट? सो ये मान के चलो कि अगर 750, अगर तुम यूनिवर्स सिलेक्ट कर रहे हो 750, तो उसमें रिटर्न ज्यादा आ सकता है। और ये कोई ब्रैक करने की बात नहीं है, तुम जाके किसी 500 वाले को या 200 वाले को नहीं बोल सकते कि देख, लाइक I have got more returns than you, right? So you obviously will get more returns than them. That is not the point. The point is कि on a risk adjusted basis it will likely be the same. तुम्हारा रिस्क भी बहुत ज्यादा है, तुम्हारे ड्रॉडाउन्स बहुत ज्यादा है। अगर हम यहाँ पे 200 का ड्रॉडाउन देखें तो इसका ड्रॉडाउन सिर्फ 28.5 है, which is like 5% लेस देन इवन 500, राइट? तो जिसको पूरा सेफ खेलना है, मतलब कम रिटर्न चाहिए, कम रिस्क चाहिए, वो जाएगा यहाँ लेट्स से 200। जिसको है कि भाई पूरा रिटर्न चाहिए, मतलब भर भर के रिटर्न चाहिए और भर भर के रिस्क भी चाहिए, वो जाएगा कि मतलब एनएससी ऑल कैप, सारा मतलब जितने स्टॉक्स हैं सब दे दो मेरे को, सबसे मैं सिलेक्ट कर लूंगा, राइट? दैट द एंटायर एनएससी इज माय यूनिवर्स, राइट? सो दैट्स द फर्स्ट पॉइंट कि जैसे जैसे यूनिवर्स बढ़ता बढ़ता जाता है, हमारा रिटर्न बढ़ता जाता है, पर रिस्क भी बढ़ता जाता है, ड्रॉडाउन भी बढ़ता जाता है। द सेकेंड थिंग, choice of universe impacts the proportion of large versus mid versus small cap companies, right? And this is kind of expected, क्योंकि 200 में like NSE 200 में mostly large caps ही रहेंगे, right? And NSE अगर तुम 750 में जाओ उसमें बहुत सारे small caps आ जाएंगे। सो द प्रपोर्शन, मतलब तुम्हारे पोर्टफोलियो में एट ए गिवन टाइम कितने हैं, लार्ज कितना परसेंट है, मिड कितना परसेंट है, स्मॉल कितना परसेंट है। जैसे अभी हमारे पोर्टफोलियो में जो है 9 लार्ज कैप हैं, एज पर द रिवाइज्ड कैटेगराइजेशन दैट आई शेयर्ड इन द लास्ट वीडियो। 9 लार्ज कैप्स हैं और 5 मिड कैप हैं आई थिंक, एंड 6 स्मॉल कैप हैं, राइट? सो सिमिलरली ये तुम्हारा जो प्रपोर्शन है कि लार्ज कितने परसेंट होंगे, मिड कितने परसेंट होंगे, स्मॉल कितने परसेंट होंगे, दैट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस ऑफ यूनिवर्स। सो इफ यू लुक एट दिस ग्राफ, यहाँ पे ये फर्स्ट जो है टॉप लेफ्ट दैट इज NSE 200, ये NSE 500, दिस इज NSE 750, राइट? तो इसमें जब तुम NSE 200 को देख रहे हो तो इसमें मोस्टली लार्ज कैप और मिड कैप ही रहेंगे। पहले 100 लार्ज कैप हो गए, उसके बाद के 100 मिड कैप हो गए। तो इसमें like the proportion kind of changes, but look at, like compare it with NSE 500 और compare it with NSE 750। 750 में जो ये जो रेड वाला पोर्शन दिख रहा है, दिस इज कंप्लीटली माइक्रो कैप्स, क्योंकि 750 में बहुत सारे माइक्रो कैप्स आएंगे, राइट? बिकॉज इट जस्ट हैज दैट मच अमाउंट ऑफ कंपनीज, और हो सकता है उनमें से बहुत सारे कंपनीज का मोमेंटम काफी अच्छा हो, which will come in your screener। तो डिपेंडिंग ऑन योर यूनिवर्स दिस इज द काइंड ऑफ प्रपोर्शन और ब्रेकअप दैट यू विल सी। तो ये ब्लू का पोर्शन, ब्लू इज द लार्ज कैप, तो लुक एट जस्ट द लार्ज कैप। जैसे तुम 200 पे होते हो, इसमें ऑलमोस्ट आधा लेवल तुम्हारा लार्ज कैप हमेशा रहेगा। मतलब अगर 20 स्टॉक्स हैं पोर्टफोलियो में तो 10 स्टॉक लार्ज कैप मान के चलो, ठीक है?
जैसे तुम 500 में आते हो ये हो जाता है कम, एंड दिस चेंजेस, राइट। तुम देख रहे हो कि 2005 में ये कम है, 2009 में बढ़ गया है आफ्टर द क्रैश, 2000 मतलब यहाँ पे फिर बीच में आ गया, यहाँ पे फिर से बढ़ गया है, राइट। सो इट चेंजेस ओवर द ईयर्स, बट ऑन एन ओवरऑल बेसिस ये यहाँ से कम ही रहेगा, राइट। सिमिलरली यहाँ पे 500 में कोई भी माइक्रो कैप नहीं है, but if you look at this NSE 750, a large chunk of your proportion is in micro caps, और यहाँ पे लार्ज कैप बहुत कम है, लार्ज कैप और मिड कैप मिला के ही बहुत कम है। तुम्हारा यहाँ पे सबसे ज्यादा जो प्रोपोर्शन है वो है स्मॉल कैप का और माइक्रो कैप। और ये भी सोचने की बात है कि स्मॉल कैप और माइक्रो कैप इतने ज्यादा रहेंगे तो रिटर्न्स तो आएगी ही, रिस्क भी ज्यादा रहेगा। सो द सेम, गोइंग बैक टू द सेम पॉइंट दैट वी शेयर्ड अर्लियर। The last point here when we talk about the stock selection universe is कि within a fixed universe, अब जैसे तुमने सिलेक्ट कर लिया कि 500 NSE 500 मेरे को लेना है, that is my universe, but within that universe the variability in proportion of large, mid, small is higher when the number of stock holdings is lower and the churn is also higher। बात ये है NSE 500 तुमने ले लिया अपना यूनिवर्स एंड तुम बोल रहे हो कि मैं सिर्फ 5 स्टॉक लगाऊंगा, मतलब सिर्फ 5 स्टॉक ही होंगे इन माय पोर्टफोलियो, राइट। सो द वेरिएबिलिटी इन प्रपोर्शन विल बी मच मोर देन समवन हु सेज कि मेरे पोर्टफोलियो में 30 स्टॉक्स होंगे, एंड दैट इज काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड because in momentum ranks change frequently, right? So these, just give me a moment. Yeah, water gives a little bit of respite from speaking. So anyway, so जैसे जैसे ये मतलब तुम्हारा पोर्टफोलियो साइज कम होता जाता है ना, ये प्रोपोर्शन मतलब वेरिएबिलिटी जो है लार्ज मिड स्मॉल के प्रोपोर्शन में, दैट कीप्स चेंजिंग। मतलब कभी भी तुम्हारा लार्ज ज़्यादा हो सकता है, मिड मतलब मिड ज़्यादा हो सकता है, स्मॉल ज़्यादा हो सकता है। जब तुम्हारा पोर्टफोलियो 30 स्टॉक हो जाता है, 20 स्टॉक होता है, मतलब स्टॉक्स का नंबर जैसे जैसे बढ़ते जाता है तो प्रेडिक्टेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा आ जाती है और वेरिएबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। सो दिस इज शोन हियर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आई थिंक दिस इज ऑन NSE 500 इंडेक्स, बट इफ यू सी विथ 5 होल्डिंग्स मतलब कितना चेंज हो रहा है, लार्ज मिड और स्मॉल का जो प्रोपोर्शन है वो कितना चेंज हो रहा है। मतलब कभी कभी बिल्कुल लार्ज कैप हट ही जा रहा है। मतलब इफ यू लुक एट दिस पीरियड देयर इज नो लार्ज कैप, देयर इज 0% लार्ज कैप, दिस रीजन अगेन 0% लार्ज कैप, राइट। कंपेयर टू 10 होल्डिंग्स, 10 होल्डिंग्स में देयर आर फ्यूअर पीरियड्स जहां पे लार्ज कैप है ही नहीं, but still the variability is larger. Then we go to 30 holdings, then we go to 50 holdings. जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं 50 होल्डिंग्स की तरह, तुम देखोगे 50 होल्डिंग्स में हमेशा लार्ज कैप कुछ ना कुछ परसेंटेज में तो है ही, राइट। मतलब कोई ना कोई लार्ज कैप कंपनी आ ही जाता है। अब तुम 5 कंपनी लेके चलोगे तो ऐसा बहुत लाइकली है कि कोई भी लार्ज कैप ना आए, मतलब फॉर एन एक्सटेंडेड ड्यूरेशन। लाइक यहाँ पे तुम देख रहे हो ऑलमोस्ट 3-4 साल तक कोई भी लार्ज कैप नहीं आया है। So this predictability increases a bit as we move to a higher number of stocks, but of course higher number of stocks के हिसाब से returns और risk पे भी फर्क पड़ता है, which we will see soon. Okay, so stock selection universe की हमने बात कर ली कि stock selection universe से returns को कैसे फर्क पड़ता है, risk पे कैसे फर्क पड़ता है, राइट। हमारा जो प्रोपोर्शन है लार्ज मिड स्मॉल उस पर कैसे फर्क पड़ता है, और एंड हाउ दैट चेंजेस विथ टाइम गिवन अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ होल्डिंग्स। अब हम देखते हैं, हम आ जाते हैं नंबर ऑफ होल्डिंग्स पे। तो नंबर ऑफ होल्डिंग्स क्या है, बेसिकली स्टॉक में पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक रखने हैं, 5 रखने हैं, 10 रखने हैं, 50 रखने हैं, 100 रखने हैं, 500 रखने हैं, राइट। तो ये जो रिसर्च पेपर है इसने एनालाइज किया है फॉर अ लॉट ऑफ कॉम्बिनेशंस। सो 5 से 80 तक इसने सारे कॉम्बिनेशंस को बैक टेस्टिंग से टेस्ट किया, राइट। सो 5, 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे कर करके पूरा 80 तक ले लिया। ओके, कंक्लूजन ये निकला कि पोर्टफोलियोज एवरेज CAGR डिक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ होल्डिंग्स, राइट। तो डाइवर्सिफिकेशन जो हम बोलते हैं कि जैसे जैसे तुम बढ़ाते जाओगे द नंबर ऑफ सिक्योरिटीज लेट्स से, राइट,
जैसे जैसे तुम बढ़ाते जाओगे तो रिस्क ओवरऑल कम होता जाता है, राइट, और रिटर्न भी काइंड ऑफ कम होता जाता है। वो सब बोलते हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो रखो, बड़ा पैसा कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो में बनता है, राइट। सो इफ वी लाइक, सो दिस इज काइंड ऑफ इंटुइटिव. So when we say portfolio's average CAGR decreases with increasing number of holdings, अगर तुम्हारा मतलब अगर तुम्हारे 20 स्टॉक्स हैं तो इट्स लाइकली कि तुम्हारा CAGR ज्यादा होगा कंपेयर टू अगर तुम्हारे 50, अगर तुम 60 स्टॉक लेके घूम रहे हो पोर्टफोलियो में, राइट। अगर तुम 60-70 स्टॉक लेके घूम रहे हो तो कैगर तुम्हारा हो जाएगा कम, बट रिस्क भी उस हिसाब से होता है कम. सो यहाँ पे है कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियोज टेंड टू डिलीवर बेटर रिटर्न्स but at the risk of significantly greater max drawdowns. Max drawdowns is a killer point in momentum. जब तुम एक बार गिरते हो और and you don't recover, like let's say you don't recover for 2 years 3 years like that, so you just keep sitting. मतलब मतलब वो ये बताता है कि तुम how hard did you get hit, right? The more is your drawdown, the longer it will usually take for you to recover also. सो बट दीज कम इन टैंडम, राइट. जैसे मैंने बताया कि रिटर्न्स ज़्यादा मांगता है तो फिर ड्रॉडाउन भी ज़्यादा मांगता है, राइट. तो यहाँ पे जो है पोर्टफोलियो का एवरेज कैगर जो है वो घट जाएगा जैसे तुम स्टॉक्स बढ़ाते जाओगे, पर तुम्हारा ड्रॉडाउन जो है दैट विल ऑल्सो रिड्यूस. मतलब मैक्स ड्रॉडाउन जो है उसका भी that will also proportionately reduce as you keep increasing the number of stocks. So and मतलब अगर तुम स्पेक्ट्रम पे दूसरे एंड की बात करोगे तो वो भी सिमिलर ही रहेगा, राइट. एंड दैट्स व्हाई आई से डाइवर्सिफाइड, ओवरली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज. मतलब लेट्स से किसी ने 500 का यूनिवर्स लिया और पोर्टफोलियो बना दिया उसमें से 100 का, मतलब हर 5 में से एक स्टॉक लेके बैठा है वो. तो ओवरली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज में यील्ड लोअर बट कंसिस्टेंट रिटर्न्स. अब दिस इज अ पर्सनल चॉइस, दैट्स व्हाई पर्सनल फाइनेंस इज पर्सनल, मोमेंटम इन्वेस्टिंग की स्ट्रैटेजी इज पर्सनल, सब कुछ पर्सनल है. यहाँ पे तुम्हारा रिस्क प्रोफाइल क्या है, तुमको लाइफ में क्या चाहिए, उसके हिसाब से बनती है स्ट्रैटेजी, राइट. तो आई एम शोइंग अ सैम्पल स्ट्रैटेजी ऑन दिस चैनल, वी हैव बीन फॉलोइंग इट फ्रॉम द बिगिनिंग. पर जनरली अगर तुम बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई कर दोगे तो रिटर्न तुम्हारा लो हो जाएगा, पर रिटर्न की कंसिस्टेंसी बढ़ जाएगी. मतलब बहुत ज्यादा ड्रॉडाउन होने का चांस कम हो जाएगा. अगर तुम बहुत कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो कर लेते हो, तुम सिर्फ बोल रहे हो कि नहीं मैं 10 स्टॉक ही लेके चलूंगा, राइट, तो रिटर्न्स का चांस तुम्हारा बढ़ जाएगा, तुम्हारा एवरेज कैगर बढ़ जाएगा, बट तुम्हारा ड्रॉडाउन भी घटने का चांस, सॉरी, तुम्हारा ड्रॉडाउन बहुत ज्यादा होने का चांस भी बढ़ जाएगा. ओके. एंड इस रिसर्च पेपर ने उन्होंने दे हैव शोन अ फ्यू फाइंडिंग्स आल्सो. सो दे हैव कैलकुलेटेड द ऑप्टिमल नंबर ऑफ होल्डिंग्स फॉर एवरी इंडेक्स, जैसे एवरी यूनिवर्स. तो 200 स्टॉक लोगे तो तुम्हारा नंबर ऑफ होल्डिंग्स इतना होना चाहिए, 500 लोगे तो इतना होना चाहिए, 750 लोगे तो इतना होना चाहिए, राइट. सो एज पर व्हाट दे हैव फाउंड द ऑप्टिमल नंबर ऑफ होल्डिंग्स, एंड दिस इज फॉर अ गिवन टारगेट रिस्क. उन्होंने टारगेट रिस्क लिया था कुछ 15% का, और so for every portfolio to have that same level of target risk, तो उनका ऑप्टिमल नंबर ऑफ होल्डिंग्स कितना होना चाहिए. तो उस हिसाब से NSE 500 का 20 होल्डिंग्स होना चाहिए एंड NSE 750 का 45 होल्डिंग्स होना चाहिए. इफ यू हैव बिन फॉलोइंग आवर पोर्टफोलियो यू नो कि हमारा ऑलरेडी NSE 500 में 20 होल्डिंग्स ही हैं, राइट. तो अब तुम बोलोगे कि ये कैसे, तुमको पहले से पता था क्या? तो नो, इट्स एक्चुअली बाय लक. आई had the understanding कि 20 से 30, nothing less than 20, but 20 से 30 was good enough, right. So I went with 20, keeping on the lower end to take some advantage of being a little bit concentrated, right. But this paper says कि the optimal number of holdings for NSE 500 is 20. And let's look at a few tables. Returns and risk as the number of holdings. So यहाँ पे ऊपर जो ये रो दिख रहा है तुमको, दिस इज द नंबर ऑफ होल्डिंग्स. लेट से 5 स्टॉक्स हैं तो ये वाला देखना है, 10 स्टॉक, 15 स्टॉक, 20 स्टॉक, 25 स्टॉक, एंड ऐसे इट विल गो लाइक दिस टू 80. ओके. अब हम यहाँ पे 20 और 30 को कंपेयर करते हैं. लेट्स से अभी हमारा स्टॉक सिलेक्शन यूनिवर्स हो गया पक्का, विच इज NSE 500. मेरे को अब 20 में जाना है या 30 में जाना है. तो अगर हम यहाँ पे मीन एनुअल रिटर्न देखें तो 20 का
एनुअल रिटर्न 20 स्टॉक्स के साथ तुम्हारा एनुअल रिटर्न 30 स्टॉक्स के साथ जो तुम्हारा एनुअल रिटर्न आएगा उससे ज्यादा है। कितना ज्यादा है? ऑलमोस्ट 1% ज्यादा है। एंड दिस इज मीन एनुअल रिटर्न, तो ये हर साल तुमको मिलता रहेगा ऐसे ही, राइट। बट और ये एक्सपेक्टेड ही थी, राइट। हमने अभी बात की कि जैसे जैसे हमारे पोर्टफोलियो में स्टॉक्स बढ़ते जाएंगे हमारा कैगर घटता जाएगा। तो जैसे जैसे पोर्टफोलियो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता जाता है, मतलब पोर्टफोलियो में स्टॉक्स कम होते जाते हैं, वैसे कैगर बढ़ता जाता है। तो जब 20 स्टॉक्स हैं तो कैगर ज्यादा है, जब 30 स्टॉक्स हैं तो कैगर थोड़ा सा कम है। पर यहां पे जब तुम मैक्स ड्रॉडाउन का देखते हो, दिस इज अ लिटिल बिट सरप्राइजिंग बिकॉज 30 स्टॉक्स वाले पोर्टफोलियो का जो ड्रॉडाउन है दैट इज 35% एंड 20 स्टॉक्स का जो ड्रॉडाउन है दैट इज 34%। नाउ इट कैन बी ड्यू टू अ लिटिल बिट ऑफ सैंपल बायस, अ लिटिल बिट ऑफ टाइमिंग बायस, राइट। बट ऐसा मतलब अगर वैसे देखोगे तो यहाँ पे 1% का यहाँ पे डिफरेंस है और यहाँ पे भी 1% का डिफरेंस है इन फेवर ऑफ 20। बट इन जनरल अगर देखोगे तो इट शुड टेंड टू डिक्रीज। अगर तुम यहां पे देख रहे हो जो 5 स्टॉक का पोर्टफोलियो लेके सिर्फ चल रहा है, जो सबसे कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब लेट्स कॉल समवन अ सुपर कॉन्सेंट्रेटेड इन्वेस्टर, राइट। तो सुपर कॉन्सेंट्रेटेड इन्वेस्टर सिर्फ 5 स्टॉक लेके चल रहा है अपने पोर्टफोलियो में और उसका मैक्स ड्रॉडाउन है 44%। और यहां से अगर तुम इस लाइन में आते जाते हो, जैसे तुम्हारे नंबर ऑफ स्टॉक्स बढ़ते जाते हैं ये घटते गया, राइट। 44%, 38%, 36%, 34%, 36। सो दिस बॉल पार्क, मतलब यहाँ पे एक ही रेंज में दे आर काइंड ऑफ हॉवरिंग, बट दे अगेन स्टार्ट टू टेंड टू गो डाउनवर्ड्स। यहाँ पे 34, 32, 30 एंड इट गोज इनटू 29 टेरिटरी। सिमिलरली अगर तुम रिटर्न्स का देखो, रिटर्न्स उसको मतलब 3% ज्यादा मिल रहे हैं कंपेयर टू 30 स्टॉक्स। 5 स्टॉक्स वाले को 3% ज्यादा मिल रहे हैं कंपेयर टू 30 स्टॉक्स। और जैसे जैसे बढ़ता जाता है नंबर ऑफ स्टॉक्स, द रिटर्न कीप्स डिक्रीजिंग, 31, 31, 30, 29, 29, 28 पे चला जाता है, राइट। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टॉक्स बढ़ता जाता है रिटर्न घटता जाता है और ड्रॉडाउन भी घटता जाता है। ड्रॉडाउन में हालांकि यहाँ पे जो दिख रहा है दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर बॉल पार्क में है, so there's not much of a difference, right, as we see, but this shows the overall trend. So depending on what kind of investor you are, you have to decide कि तुमको यहाँ रहना है, 10 स्टॉक्स के साथ जाना है, तुमको 50 स्टॉक्स के साथ जाना है। दैट इज अ पर्सनल कॉल। यही मैं बोल रहा था, okay. The other thing here is the optimal number of holdings. NSE 500 का अगर तुम यहाँ पे देखो 500 का it is 20 stocks, right, 20 stocks with this is the annual return, this is the I risk. I risk is idiosyncratic risk which is basically the unsystematic risk. Systemic risk वो होता है जो मतलब अगर पूरा मार्केट एक साथ क्रैश कर गया एंड ऑल दैट, सो सिस्टम में ही प्रॉब्लम है, दैट विल बी सिस्टमिक रिस्क। और अनसिस्टमिक रिस्क इज something that happens to a particular stock, let's say, or a particular asset class, right. So this is the that is also called idiosyncratic risk that is here. So तुम अगर देख रहे हो यहाँ पे 750 स्टॉक्स अगर तुमको लेना है, सो द ऑप्टिमल नंबर ऑफ होल्डिंग्स इज 45। तो इस हिसाब से तुमको डिसाइड करना है कि अगर मैं 200 का, अगर मैं NSE 200 का लेके चलूं तो फॉर द सिमिलर लेवल ऑफ रिस्क मेरे को 20 स्टॉक्स लेने की जरूरत नहीं है। आई कैन बी अ लिटिल मोर कॉन्सेंट्रेटेड, मैं 15 स्टॉक्स लूंगा एंड आई एम फाइन विद इट। अगर मैं 325 स्टॉक्स ले रहा हूं अपने यूनिवर्स में तो भी मैं 15, आई एम फाइन विद इट। अगर मैं 500 पे आ गया, राइट, अगर मैं 500 पे आ गया तो इतना कॉन्सेंट्रेटेड लेके मैं चल नहीं सकता। आई कैनॉट मीट दैट रिस्क प्रोफाइल, मेरा रिस्क हो जाएगा ज्यादा। तो उतना रिस्क रहने के लिए मेरे को थोड़ा सा और डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। तो मैं 20 पे आ गया। जैसे मैं 750 पे गया, मेरे यूनिवर्स में बहुत सारे माइक्रो कैप आए, बहुत ज्यादा स्मॉल कैप आए, राइट। सो अगेन मेरा रिस्क बढ़ता गया। तो वो रिस्क को उसी लेवल पे रखने के लिए मेरे को और थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करना पड़ा। तो मैं 20 से हो गया 45, राइट। तो ऐसे ऐसे बढ़ते जाता है। जैसे हम यूनिवर्स बढ़ाते जाएंगे वैसे ही तुम्हारी ऑप्टिमल नंबर ऑफ होल्डिंग्स फॉर अ सेट लेवल ऑफ रिस्क वो भी बढ़ती जाएगी। ओके, so that is another thing. So we covered these two factors, right. अब कितना टाइम हुआ है मुझे तो नहीं पता, पर yeah, we covered these two factors. Conclusion हम देखते हैं। So first point we talk about is कि larger universe equals higher return, higher risk. जैसे जैसे तुम्हारा सिलेक्शन यूनिवर्स बढ़ता जाता है
तुम्हारा हायर रिटर्न आने का प्रोबेबिलिटी बढ़ता जाता है, बट तुम्हारा हायर ड्रॉडाउन, तुम्हारा मैक्स ड्रॉडाउन ज्यादा होने का प्रोबेबिलिटी भी बढ़ता जाता है। सिमिलरली लार्जर नंबर ऑफ होल्डिंग्स, स्टॉक में अगर तुम 100 स्टॉक लेके घूम रहे हो पोर्टफोलियो में, तो इट लीड्स टू लोअर रिटर्न, बट इट ऑल्सो लीड्स टू लोअर इडियोसिंक्रेटिक रिस्क। ठीक है, और तुम्हारा जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टॉक्स बढ़ते जाते हैं पोर्टफोलियो में, तुम्हारा मैक्स ड्रॉ डाउन का लिमिट जो है वो घटता जाता है, बट तुम्हारा रिटर्न्स भी घटता जाता है। सो इट्स ऑल अ ट्रेड ऑफ, लाइक इट्स ऑलवेज अ ट्रेड ऑफ. Again, this is a repetition of the previous point. Overly concentrated portfolios and overly broad indices increase idiosyncratic risk, and overly diversified portfolios may yield lower but consistent returns. Concentrated portfolios जो होते हैं ना, मतलब अगर मतलब ऐसा मान लो, अभी सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, कोई अगर बोल रहा है मेरे को अंधा बस मेरे को रिटर्न चाहिए, बस बस रिटर्न, फर्क पड़ता है मेरे को रिस्क से कुछ घंटा नहीं लेना, मेरे को सिर्फ रिटर्न ही चाहिए, लाइफ में सिर्फ रिटर्न चाहिए, राइट? तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है? उसके लिए फॉर्मूला यह है कि तू सबसे बड़ा यूनिवर्स ले ले, राइट? बिकॉज उसमें प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा हायर रिटर्न का। तो सबसे बड़ा यूनिवर्स उसने ले लिया, एनएससी पूरा पूरा एनएससी उसने ले लिया, दैट इज द यूनिवर्स। और फिर लार्ज मतलब उसको अपने नंबर ऑफ होल्डिंग्स भी कमाने हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे होल्डिंग्स बढ़ते बढ़ते जाते हैं रिटर्न घटता जाता है। तो इस सुपर रिटर्न बंदे को चाहिए कि आई हैव टू हैव द लीस्ट नंबर ऑफ होल्डिंग्स। तो लेट्स से उसने एनएससी 500 ले लिया और उसने 5 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो ले लिया, राइट? सो दैट इज द आई मीन दैट इज द वे टू गो फॉर समवन लाइक दैट। बट व्हाट हैपेंस इज, तो उसने ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई किया है। एन ओवरली कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो, सिर्फ 5 स्टॉक्स हैं उसके पास, एंड ओवरली ब्रॉड इंडेक्स, उसने पूरा एनएससी को उठा लिया है। इससे क्या होता है, उसका रिस्क बढ़ जाता है, राइट? उसका रिटर्न भी बढ़ेगा पर रिस्क भी बढ़ेगा। सो एंड इट्स नॉट ऑलवेज अ 1-to-1 मैपिंग कि तुम्हारा रिटर्न भी चलो हर साल तुमको 2% ज्यादा मिल रहा है तो तुम्हारा मैक्स ड्रॉडाउन भी उस 2% और कम होगा। नथिंग लाइक दैट, देयर इज नो डायरेक्ट कोरिलेशन लाइक दैट। तो मतलब यू कैन look at the data, you can look at the research paper for all the data points, but this is a personal thing, this is something that we have to fine tune, right? And for me personally, इस पेपर से भी I get the validation for NSE 500 जो मेरा अभी का यूनिवर्स है with 20 stocks। तो बेसिकली हमने 2 फैक्टर्स की बात की और मेरे पोर्टफोलियो में दोनों फैक्टर्स ही हैं। स्टॉक सिलेक्शन यूनिवर्स क्या है, NSE 500, नंबर ऑफ होल्डिंग्स क्या है, 20, राइट? सो NSE 500 विद 20 स्टॉक्स, और हमने देखा भी अभी कि ऑप्टिमल नंबर ऑफ होल्डिंग्स फॉर NSE 500 इज आल्सो 20, राइट? सो दिस गिव्स अ गुड रिटर्न रिस्क मिक्स फॉर मी। और ये अब की बात है, राइट? अब 3 साल बाद क्या रहेगा, 5 साल बाद क्या रहेगा, दैट आई डू नॉट नो, बट अभी के लिए आई एम कंफर्टेबल विद द स्टॉक सिलेक्शन यूनिवर्स ऑफ NSE 500 एंड नंबर ऑफ होल्डिंग्स ऑफ 20। okay, this paper also talks about craftsmanship alpha. So craftsmanship alpha मतलब अभी जो मैं बोल रहा था, right, that is always a trade off between return risks, max drawdowns. So ये पर्सनली तुमको इवेलुएट करना है और ये फाइन ट्यून करना है, मतलब तुमको एक बैलेंसिंग पॉइंट चाहिए जहां पे आके तुम रुकोगे कि हाँ दिस इज वेयर आई फील कंफर्टेबल, दिस इज व्हाट इज पर्सनली राइट फॉर मी। तो वो चीज होती है जो ट्रेड ऑफ्स हम देखते हैं कि हाँ इसमें मेरे को इतना ज़्यादा रिटर्न मिलेगा पर इतना ज़्यादा रिस्क भी है, तो फिर तुम बोलोगे नहीं नहीं थोड़ा कम रिटर्न होने से चलेगा और बट रिस्क इतना नहीं चाहिए, राइट? तो अल्टीमेटली यू विल कन्वर्ज एट वन स्वीट पॉइंट, एंड दिस इज फॉर एवरी DIY मोमेंटम इन्वेस्टर, दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमको ये जो स्वीट पॉइंट्स है ना बैलेंस की, वो खुद निकालनी पड़ेगी। जैसे मेरे से कोई ज्यादा रिस्की इन्वेस्टर है, उसको तो मेरा स्ट्रेटजी पसंद ही नहीं आएगा, वो बोलेगा क्या यार तुम NSE 500 लेते हो 20 स्टॉक्स लेके, वो बोलेगा मैं NSE 750 में 20 स्टॉक्स लूंगा, आई एम ओके विद अ हायर रिस्क बट आई नीड मोर रिटर्न, राइट? मैं बोलूंगा कि आई एम ओके विद अ लिटिल बिट लोअर रिटर्न बट मेरे को ज्यादा रिस्क नहीं लेना, मतलब बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना, राइट? सो दैट इज द काइंड ऑफ एसेंशियल पॉइंट हियर कि हर जो DIY मोमेंटम इन्वेस्टर है या हर एसेट मैनेजर है, वो उसका खुद का इनपुट बहुत जाता है कि ओवरऑल रिटर्न कैसा रहेगा, रिस्क कैसा रहेगा। तो एंड दैट इज नोन एज क्राफ्ट्समैनशिप अल्फा। मतलब एक तो हो गया तुम्हारा सिस्टमिक अल्फा। सिस्टमिक अल्फा क्या है, बिकॉज तुम मोमेंटम कर रहे हो तुमको थोड़ा बहुत अल्फा आएगा, राइट? ओवर एंड बियॉन्ड दैट तुम्हारे जो पर्सनल चॉइसेस हैं कि मैंने यूनिवर्स क्या सिलेक्ट किया है,
मैंने होल्डिंग्स कितने सिलेक्ट किए हैं, बिकॉज दीज टू फैक्टर्स आर सिग्निफिकेंटली इंपैक्टिंग योर रिटर्न एंड रिस्क ओवर द लॉन्ग टर्म। और तुमको अगर यही चीज 15 साल तक करनी है तो बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा इन चूजिंग समथिंग वर्सेस द अदर, राइट। तो ये मतलब बस आंख बंद करके नहीं सिलेक्ट करना है, या रैंडमली नहीं सिलेक्ट करना है कि 200 लूं कि 500 लूं कि 750 लूं। सोच के समझ के सिलेक्ट करना है। एंड सिमिलरली नंबर ऑफ होल्डिंग्स जो हैं वो भी सोच के शेयर करने हैं, राइट। So these were the basic findings from this research paper. I will share a link in the description. कभी भी टाइम मिले, मेरी भी रिक्वेस्ट है कि कभी भी टाइम मिले, गो ऑन दिस पेपर, इसमें जाके ध्यान से पढ़ो, यू विल गेन अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट मोमेंटम इन्वेस्टिंग। एंड we will keep making such videos in the future also. Again, if you like this content, और ये वीडियो पे तो लाइक बनता है, तो just hit that like button, and please share it with your friends. Everyone who is a like-minded investor can and should join this channel so that we can learn and grow together. With that, happy weekend, happy rest of the weekend for everyone, and see you next time. Bye bye.